भीड़ चीख रही थी। 3 अपाचे लड़कियां लोहे की बीमों से उल्टी लटकी हुई थीं। उनकी कलाइयां कसकर बंधी हुई थीं। नीचे धूल में खून टपक रहा था। एक सड़ा हुआ फल एक लड़की के चेहरे पर फटा। भीड़ हंसी, लेकिन सबसे बड़ी नहीं हंसी। उसका नाम सानिया था। उसकी गहरी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। उसने भीख नहीं मांगी, वह रोई नहीं। वह बस उस भीड़ को देखती रही जो उसे तोड़ना चाहती थी। नीलामकर्ता ने अपना हाथ उठाया। 3 अपाचे चुड़ैलों ने उसे बेकाबू कर दिया। लॉट के लिए $5। भीड़ ने जयकार की। सिक्के खनकने लगे। एक आदमी ने थूका। सबसे छोटी लड़की फटे होठों से फुसफुसाई। सिया चुप रही। रस्सियां उसकी कलाइयों में और गहराई तक चुभ रही थीं। उसके शरीर के चारों ओर धूल आग की तरह चमक रही थी। उसका कोट फटा हुआ था। उसकी टोपी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उसका नाम जेड कॉलिंस था। 55, धूल और पछतावे से तराशा हुआ एक आदमी। उसने लकड़ी के फर्श पर 9 चांदी के डॉलर फेंके। उसने कहा, सिक्के तीनों के लिए गोलियों की तरह गूंजे। नीलामी करता हिचकिचाया। क्या तुम सच में यह कीमत चुका सकते हो? बूढ़े जेड का हाथ उसकी रिवॉल्वर पर था। पहले ही चुका चुका था। भीड़ में से एक आदमी ने लड़ने के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन जिस तरह से जेड की उंगलियां बंदूक के पास मंडरा रही थीं, उसने उसे स्तब्ध कर दिया। रेड हॉलो शहर ने जेड कॉलिंस का नाम पहले भी सुना था। एक आदमी जो गोलीबारी से बच निकलता था। दूसरे लोग कभी खत्म नहीं करते थे। एक लंबे पल के लिए कोई भी नहीं हिला। भीड़ देखती रही। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। फिर मंच के ऊपर से एक घोड़े की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। यह सानिया थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसकी बाहों में खून की धारें थीं, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे। तुमने मेरे लिए भुगतान किया, अब इसे उतारो। जेड ने ऊपर देखा। क्या उतारो? उसकी आंखें उसकी आंखों से चिपक गईं। रस्सियां, दया, आंखें, सब उतार दो। भीड़ में एक लहर दौड़ गई। कुछ लोग घबराहट से हंसे। कुछ ने प्रार्थनाएं बुदबुदाईं। नीलाम करता मुस्कुराया। तो फिर चलो चरवाहे, तुमने पैसे दे दिए, उसे खुद ही छोड़ दो। जेड आगे बढ़ा। उसके जूते धूल से जोर से टकराए। उसने अपना चाकू निकाला और पहली रस्सी को चीर दिया। बीम चरमराई। सोनिया पत्थर की तरह गिर पड़ी, घुटनों के बल जमीन पर। वह हांफने लगी। उसके फेफड़ों में हवा भर गई। बाकी लड़कियां भी उसके पीछे पीछे गिर पड़ीं, उसके बगल में गिर पड़ीं। जेड ने अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। अब तुम आजाद हो। सोनिया ने ऊपर देखा। उसका चेहरा मिट्टी के नीचे पीला पड़ गया था। आजाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आजादी कोई नहीं खरीदता। जेड ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं और एक पल के लिए अपने आसपास के शोर को भूल गया। उसकी आंखों में कुछ उग्र और जीवंत था, जिसने उसे किसी भी गोली से ज्यादा जोर से मारा था। भीड़ बेचैन होकर पीछे हट गई। उस पल में कुछ गड़बड़ लग रही थी। पवित्र, अंतिम। जेड मुड़ा और तीनों औरतों को धूल के बीच से बाहर ले गया, जिससे उनके पीछे शहर में सन्नाटा छा गया। उस दिन उसने रुकने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब उसने सोनिया की कलाई पर सूरज के आकार का निशान देखा तो उसका खून ठंडा पड़ गया। उस निशान ने उसकी छाती जकड़ ली। ऐसा लगा जैसे 5 साल पहले की आग अभी भी उसकी देह के नीचे जिंदा है, हवा का इंतजार कर रही है। एक पल के लिए उसे फिर से धुएं की गंध आई। उसने वह निशान पहले भी देखा था, 5 साल पहले, आग में, दर्द में, दया में। अब वह वापस आ गया था। लेकिन क्या यह एक आशीर्वाद था या उसकी सजा की शुरुआत? रेगिस्तान ने उनके पीछे शहर के शोर को निगल लिया। जेड धीरे धीरे चला। उसका घोड़ा हल्की धूल उड़ा रहा था। तीनों औरतें उसके पीछे चल रही थीं, नंगे पांव, चुप, गर्मी और जो कुछ हुआ था उसके बोझ तले। थोड़ी देर बाद वह रुक गया। चढ़ो, उसने कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबसे छोटी बस क्षितिज को घूर रही थी, मानो धूल के बीच से अपना घर देखने की कोशिश कर रही हो। ताला ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रेगिस्तान को ऐसे घूर रही थीं मानो हवा ही उसके परिवार को वापस ला देगी। जेड ने आह भरी और अपना हाथ नीचे किया। चलो, उसने धीरे से कहा। यह लंबा रास्ता है। उन्होंने उसे धन्यवाद नहीं दिया। जरूरी नहीं था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। सूर्यास्त तक वे उसके खेत पर पहुंच गए, जो कहीं किनारे पर एक छोटी सी जगह थी। वह अपने घोड़े से उतरा, अपनी पीठ तानकर बोला,
ज्यादा तो नहीं पर सुरक्षित है। औरतों ने इधर उधर देखा। सबसे बड़ी आह भरते हुए आगे बढ़ी। उसका शरीर दर्द से अकड़ गया था। उसने लकड़ी की बाड़ को छुआ, उसकी मजबूती जांची, फिर उसकी ओर मुड़ी। सुरक्षित, उसने दोहराया। यह शब्द उसके मुंह में अजीब लगा। उसने उन्हें पानी, रोटी और एक एक कंबल दिया। सबसे छोटी खांसते हुए तेजी से पी रही थी। बीच वाली, शांत और तेज आंखों वाली, ने एक बार सिर हिलाया। ना सतर्क रही। उसकी तेज आंखें जेड की बंदूक की बेल्ट पर टिकी रहीं। उसने हाथ बढ़ाया, एक बार हथियार को छुआ और उसकी तरफ एक चेतावनी भरी नजर से देखा कि उसे अभी किसी पर भरोसा नहीं है। सा ने खाना नहीं खाया। वह बस मेज के पास बैठी रही, अपनी कलाई को घूरती रही जहां रस्सी के निशान अभी भी लाल थे। जेड उसके सामने बैठा था। तुम यहां थोड़ी देर आराम कर सकती हो, उसने कहा। फिर तुम जहां चाहो जा सकती हो। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है तुमने हमारे लिए एक रास्ता खरीद लिया है? वह लगभग मुस्कुरा दिया। जिस तरह से उसने कहा, वह आरोप कम और चुनौती ज्यादा लग रहा था। किसी तरह उसे उस रात यह पसंद आया। जब उसने छत ठीक की और वह उसके लिए पानी लाई तो उनका हाथ ने छुआ। नहीं कोई पीछे हटा। उस छोटे से स्पर्श में कुछ अनकहा शुरू हुआ। कहीं एक कोयोट चीखा। आखिरकार वह फिर बोली। तुमने ऐसा क्यों किया? जेड ने ऊपर देखा। क्या किया? रुको, उसने कहा। तुम्हारे जैसे आदमी हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं रुकते। वह कहना चाहता था कि उसे नहीं पता, लेकिन यह सच नहीं था। उसे उसी पल पता चल गया जब उसने उसकी कलाई पर वह निशान देखा। वही बेटा जो 5 साल पहले उसकी यादों में बस गया था। इसलिए उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे निशान वाले किसी ने मुझे एक बार बचाया था। शायद अब समय आ गया है कि मैं वह कर्ज चुका दूं। सिया ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें गहरी और अस्पष्ट थीं। फिर उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, रेगिस्तान कर्ज नहीं भूलता, वह उन्हें वसूल करता है। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जिस तरह से उसने यह कहा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। आग धीमी हो गई। बाहर हवा तेज हो गई, बारिश और धूल की गंध लेकर। रात घर के चारों ओर गिरती जा रही थी। जेड अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। चमक में उसका चेहरा देख रहा था। बरसों में पहली बार वह अकेला नहीं था। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ भारी सा लग रहा था, जैसे तूफान से पहले की शांति। क्योंकि दूर रेगिस्तान में, उसी ढलते सूरज के नीचे, किसी और ने उन्हें रेड हॉलो से जाते देखा था, और वह कोई पहले से ही उनके पीछे पीछे चल रहा था। रात खेत पर भारी पड़ रही थी। आंगन में आग धीमी जल रही थी। जेड बरामदे में बैठा था। उसकी कॉफी ठंडी थी। उसका मन कहीं दूर था। अंदर तीनों औरतें एक दूसरे से सटकर सो रही थीं, जमीन पर दुबकी हुई। एसआई की सांसें शांत लेकिन उथली थीं। उसके हाथ उस पुराने सूरज के निशान के चारों ओर लिपटे हुए थे। जेड आधे खुले दरवाजे से उसे देख रहा था, सोच रहा था कि उस निशान में वाकई किस तरह का वादा छिपा है। घोड़े की आहट उसे तब तक सुनाई नहीं दी जब तक वह पास नहीं आ गया। बाड़ के पास एक परछाई हिली। कुत्ता धीरे से गुर्राया। जेड चुपचाप खड़ा रहा, हाथ में राइफल लिए। खलिहान के बाहर रोशनी की एक झिलमिलाहट, फिर गायब। अगली सुबह रेत पर ताजे पैरों के निशान, बूटों और खुरों के निशान थे, गिनती से परे। जो भी उनका पीछा कर रहा था वह ज्यादा दूर नहीं था। उसने अपने घोड़े पर काठी लगाई। सायाह खलिहान से बाहर आई। बाल उलझे हुए थे, चेहरा अभी भी धूल से सना हुआ था। तुमने उन्हें देखा? उसने कहा। यह कोई सवाल ही नहीं था। जेड ने सिर हिलाया। सवार, शायद इनाम वाले आदमी, शायद उससे भी बदतर। वही बाढ़ तक गई और रेलिंग को छुआ। वे नहीं रुकेंगे, उसने कहा। हम कुछ ऐसा ले जाते हैं जो वे चाहते हैं। जेड ने भौहें चढ़ाई। वह क्या है? उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें तूफान से पहले के रेगिस्तान की तरह गहरी थीं। बच्चे, उनमें से 9 हमारे कबीले से उठाए गए। पकड़े जाने से पहले हम उनके निशान का पीछा कर रहे थे। जेड का जबड़ा कस गया। बच्चे, उसने सिर हिलाया। उन्हें मवेशियों की तरह बेचा गया था। हमने उन्हें खोजने की कोशिश की, इसके बजाय उन्होंने हमें ढूंढ लिया। उस शाम बाद में जेड बाड़ पर काम कर रहा था, जबकि महिलाएं खाना बना रही थीं। मक्के और कॉफी की गंध धुएं में मिल गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई घर हो, लेकिन सूर्यास्त से ठीक पहले
उसे बाड़ के एक खंभे में एक गोली धंसी हुई मिली, अभी भी गर्म। उसने पहाड़ी की ओर देखा, कुछ भी नहीं हिला, बस हवा और शाम की लाल रोशनी। जेड ने पुकारा, साइया। वह दौड़ती हुई आई, उसकी आंखें तेज थीं। उसने उसे गोली दिखाई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वे करीब हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जेड की आवाज धीमी हो गई। फिर हम भोर में चलते हैं। जैसे ही आखिरी रोशनी धुंधली हुई, उसने उसे एक बार फिर देखा। उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि कभी कभी अतीत दफन नहीं रहता, वह भुगतान की तलाश में धूल में वापस आ जाता है। तो मुझे बताओ, क्या तुम मानते हो कि कर्ज कभी खत्म होते हैं? अपनी चाय की एक चुस्की लो, आराम से बैठो और मुझे बताओ कि तुम अब भी कहां से सुन रहे हो। और अगर तुम अभी भी यहां हो तो शायद उस छोटे से सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ताकि आगे जो भी आए उसे तुम मिस ना करो, क्योंकि अगली सुबह शांत नहीं होगी। भोर धीमी और भारी हुई, आसमान लाल हो गया, उस तरह का लाल जो मुसीबत का संकेत देता है। जेड ने काठी के बैग पैक किए, हर गोली की 2 बार जांच की। सानिया ने सबसे छोटी लड़की को उसके जूते बांधने में मदद की। उसकी हरकतें शांत थीं, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सबने इसे महसूस किया। ऐसा सन्नाटा जिसका मतलब है कि खतरा नजदीक है। सूर्योदय तक वे पहले ही पगडंडी पर थे। जमीन चौड़ी और अंतहीन फैली हुई थी। उनके घोड़ों के पीछे सुनहरी धूल घूम रही थी। एक पल के लिए लगभग शांति सी लग रही थी, लेकिन जेड के अंतर्मन ने उसे बताया, यहां शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दोपहर के आसपास वे आराम करने के लिए एक नाले के किनारे रुके। ना ने कैंटीन भर दिए, जबकि जेड ने अपनी काठी पर एक ढीला पट्टा बांध लिया। सिनिया पानी के पास दुबकी हुई थी, उसका प्रतिबिंब उसकी आंखों में घूर रहा था, जख्मी और मजबूत। तुम्हें सच में लगता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे? उसने धीरे से पूछा। जेड ने ऊपर नहीं देखा। अगर वे वहां हैं तो हम ढूंढ लेंगे। तुम ऐसे बात करते हो जैसे रेगिस्तान सुनता हो। जेड ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी यह फुसफुसाकर जवाब देता है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, पहाड़ी से एक गोली की आवाज आई। उसकी गूंज घाटी में बिजली की तरह गूंज उठी। जेड एक चट्टान के पीछे कूद गया। टॉनी चिल्लाया, घोड़े चीखे और लात मारने लगे। ना ने तेजी से जवाबी गोली चलाई, उसका निशाना सटीक था। जेड ने पहाड़ी पर 3 घुड़सवार देखे, इनामी लोग, वही जो रेड हॉलो से उनका पीछा कर रहे थे। लड़ाई तेज और कड़ी थी। जेड की राइफल ने पहले बोला, एक साफेक सवार को लुढ़काते हुए गर्मी। ना ने जेड के पीछे एक और बंदूक उठती देखी और उसके मुड़ने से पहले ही गोली चला दी। ताला घोड़े की रेंज पकड़ने के लिए दौड़ा, उसे आश्चर्यजनक ताकत से लड़ाई से दूर खींच लिया। ना ने एक और को मारा। तीसरा खून से लथपथ रेत में भागने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर से ओझल हुआ, आवाज धीमी पड़ गई। जेड की सांसें धीमी हो गईं। सिया उसके पास आई, उसका चेहरा शांत था। तुम आसानी से मार डालते हो, उसने कहा। उसने उसकी तरफ देखा। यहां झिझक कर जिंदा नहीं रहा जा सकता। उसने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हर गोली एक और भूत पैदा करती है। जेड महसूस कर सकता था कि उसके शब्द उसके सीने में चुभ रहे हैं। उस रात उन्होंने खुले आसमान के नीचे डेरा डाला। आग धीमी जल रही थी, हवा में बारूद और बारिश की गंध आ रही थी। ना और ताला पास पास सो रहे थे। सीनिया जेड के सामने आग के उस पार बैठी थी, उसका चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था। तुम में भी भूत है, उसने कहा। जेड आग की लपटों में घूर रहा था। हम सब में होता है। वह और करीब झुकी, उसकी आवाज धीमी थी। शायद अब समय आ गया है कि तुम मुझे बताओ कि कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, वह दे नहीं सकता था। उसकी आंखों में आग की लपटें नाच रही थीं। और पहली बार उसने उसके बोझ को देखा, क्योंकि 5 साल पहले जेड कॉलिंस कोई रक्षक नहीं था। वह उस आग का हिस्सा था जिसने उसके कबीले को जला दिया था। और इस रात के खत्म होने से पहले उसे पता चल ही गया। रात लंबी और शांत रही। उनके बीच आग धीरे धीरे धधक रही थी। सा की नजरें जेड के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। बताओ, उसने कहा। तुमने ऐसा क्या किया कि रेगिस्तान को तुम्हारा नाम याद आ गया? जेड ने धीमी सांस ली। उसकी आवाज धीमी थी। 5 साल पहले
मेरे जैसे लोग तुम्हारी घाटी में घुस आए थे। हमें बताया गया था कि यह लुटेरों का शिविर है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह तुम्हारा कबीला था। उसने मिट्टी को घूरा। जब आग लगी तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा जोर नहीं लगाया। मैं जिंदा हूं क्योंकि किसी ने मुझे बाहर निकाला। तुम्हारे निशान वाली एक औरत, उसने मुझे पानी दिया, उसने मुझे जिंदगी दी। सिनिया की आवाज कांप उठी। वह औरत मेरी मां थी। जेड ने आंखें बंद कर लीं। मुझे पता है। फिर सिया बोली, मेरी मां ने मुझे बताया था कि जिस आदमी को उसने बचाया है वही हमारे कबीले का भाग्य संभालेगा। शायद यही है। जेड की नजरें उससे मिलीं। तो मैं इसे तुम्हारे साथ ले जाऊंगा। भोर में वे फिर से सवार हुए। रेगिस्तान चौड़ा, सुनहरा और अंतहीन हो गया। उनके पीछे दबी हुई आग का धुआं नहीं उठ रहा था, मानो कोई भूत शोक में डूब रहा हो। कई दिनों बाद उन्हें घाटी के पास एक दास व्यापारी शिविर में बच्चे मिले। सिया उन्हें देखते ही स्तब्ध रह गई। समूह के बीच में एक छोटा लड़का था जिसकी आंखें उसकी मां जैसी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। दुनिया उस एक चेहरे तक सिमट गई जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। लड़ाई बहुत भीषण थी। हवा धूल और चीख पुकार से भर गई थी। धुएं ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। गोलियां तंबुओं को चीरती हुई चली गईं और बच्चों की चीखें मरते हुए आदमियों की चीखों में मिल गईं। जेड ने एक दास व्यापारी को गोली मारकर गिरा दिया, लेकिन दूसरा उस पर झपटा, एक चाकू चमकाता हुआ। ब्लेड ने उसकी आस्तीन काट दी, इससे पहले कि वह मुड़कर गोली चलाता। लेकिन जब यह खत्म हुआ तो बच्चे आजाद हो गए। जेड ने आखिरी लाश खुद देखी। उसके जूते खून और रेत में ढस रहे थे और उनमें से कोई भी फिर से नहीं उठ रहा था। सिया ने सबसे छोटे बच्चे को अपनी बाहों में थामे रखा था। जेड उसके बगल में खड़ा था। खून बह रहा था, लेकिन जिंदा था। जब यह खत्म हुआ तो उसने उसकी तरफ देखा और कहा, कहां? तुमने अपना कर्ज चुका दिया? वह मंद मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मैंने अब भी कुछ बेहतर बनाना शुरू किया है। महीने बीत गए। बारिश के बाद रेगिस्तान खिल उठा। उन्होंने जो घर बनाया था वह हवा के खिलाफ ऊंचा खड़ा था। खोए हुए, टूटे हुए लोगों के लिए एक जगह। वे जो अब भी मानते थे कि कल दयालु हो सकता है। रात में जब हवा मैदानों में गरजती थी, सिया आग के पास जेड के कंधे पर अपना सिर टिका लेती थी। वे ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें करने की जरूरत भी नहीं थी। शहर के लोग उसे मिसेस कॉलिंस कहने लगे थे, और दोनों में से किसी ने भी इसे सुधारने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने एक घर से ज्यादा बनाया था। उन्होंने एक जिंदगी बनाई थी। भोर का घर सिर्फ आश्रय से बढ़कर था। यह वह जगह थी जहां भटकती आत्माएं ठीक होना सीखती थीं। एक एक सूर्योदय। वे इसे भोर का घर कहते थे। एक सुबह सोनिया ने उसे एक प्याला दिया। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा कोमल थीं। हमने शुरुआत कर दी है, उसने कहा। जेड ने सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ राहत मिली हो। वही सूरज जो कभी उसे जलाता था अब फिर से गर्माहट महसूस कर रहा था। सा अक्सर उसके साथ बैठ जाती, उसकी हंसी कोमल और आंखें शांत। और जब वह उसे देखता तो उसे सच्चाई पता चल जाती। मुक्ति शब्दों में नहीं मिलती। यह हमारे रोजमर्रा के कामों में निहित है। तो शायद यही यहां का सबक है। जब जिंदगी तुम्हें जला दे तो क्या तुम फिर से निर्माण करोगे? जब अपराध बोध तुम्हें सताए तो क्या तुम खुद को माफ करोगे? और अगर किसी ने कभी तुम पर दया दिखाई हो तो क्या तुम उसे आगे बढ़ाओगे? अगर तुम्हें कुछ महसूस हुआ हो तो शायद उस लायक बटन पर टैप करो। इससे इस कहानी को एक और आत्मा मिल जाती है। और जाने से पहले एक कप चाय लो, आसमान की तरफ देखो और मुझे बताओ, उफ, उजाला फीके पड़ने से पहले तुम अभी कहां से सुन रहे हो? सा ने उसकी ओर मुड़ा। हम बहुत आगे आ गए हैं बुजुर्ग। वह मुस्कुराया। अभी भी एक लंबा सफर बाकी है। श्रीमती कोलिंस, वह हंसी।